नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम आप लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एक चैप्टर है जो 8 से लेकर 12th तक के सिलेबस में हमको पढ़ना रहता है। यानी कि 8 में थोड़ा बहुत, उसके बाद 10th में, उसके बाद 11th में, ऐसे करके हमको पढ़ना है। चैप्टर का वेटेज भी अपने आप में अच्छा खासा है। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र हिंदी में इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें हैं, इसको समझ लीजिए। सबसे पहला बात क्या है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है कि समझिए, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कहते किसको। सर्कुलेटरी नाम में क्या है, सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का सर्कुलेशन करना, घूमना, ठीक है। और सिस्टम, और घूमने की तंत्र। लेकिन क्या घूमेगा भाई, तो समझिए घूमने को, जब हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड चलते हैं, क्या कि ब्लड तो स्थिर रहता नहीं है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान निरंतर क्या होता रहता है, चलता रहता है, बहता रहता है। बात समझ में आ गया। तो बहता किसके मदद से है वो भी जानना है। तो इसके यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कराने के लिए कौन कौन से ऐसे अंग है जो उत्तरदायी है इसमें। तो सबसे पहला है रक्त को, ब्लड। के ब्लड अंग है, तो ये अंग नहीं है, लेकिन एक प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम का तो हिस्सा तो है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं ना कि हाँ, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। ब्लड को हम रक्त भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं, और खून भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो कैसा होता है, लिक्विड होता है। कैसा रहता है, ब्लड लिक्विड रहता है। उसके बाद हार्ट, हार्ट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सर्कुलेटरी सिस्टम कराने के लिए। उसके बाद ब्लड वेसल, वेसल का मतलब होता है नली, खून की जो नली होती है, जिसको हम नस बोल देते हैं वो, ठीक है। आर्टरी, वेन, ठीक है, जिसको धमनियां बोलते हैं। तो ये सब भी क्या होता है, भूमिका निभाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसके बाद लिम्फ, जिसको हम लसिका बोलते हैं। तो ये सभी है जो सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में अपने भूमिका को निभाने का काम करता है। बात समझ आ गया। तब हम अगला टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी किसको कहते हैं, हम सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं ना, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। बात समझ में आ गया। बात समझ आ गया कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। समझ में आ रहा होगा। कहेगा, कोई पूछेगा कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, तो हमको क्या बोलना है, विलियम हार्वे। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, विलियम हार्वे। तो एंजियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो यहां से ये भी बात निकल गया, जब फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे। बात समझ में आ गया। बात समझ में आ गया ये चीज। अब अगला बात क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया। क्योंकि हम जब अब स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम जानेंगे कि जो परिसंचरण तंत्र है ना, परिसंचरण तंत्र, वो ना दो अलग पार्ट में होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन मतलब खुला हुआ, कि वैसे जीव, ठीक है, जिसके अंदर खून बिना नली के माध्यम से बहता है, बिना नस के माध्यम से बहता है। ये बिना नस के माध्यम से केना बहेगा, होता है उसका जो भी बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसका क्या रहता है, उसके शरीर में पतले पतले पाइपें नुमा संरचना का क्या रहता है, उसके अंदर में हड्डी रहती, बोन्स रहती, खोखला रहता, पाइप रहता है। तो उसके माध्यम से उसके शरीर में भी ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो वैसे जीव जिसके अंदर में खून
बिना नस के माध्यम से बहता है, खुला हुआ स्वतंत्र इधर से उधर अपने आप चल रहा बिना नस के माध्यम से, उसको हम कौन सा किस कैटेगरी में रखे हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रखे हैं। बात समझ आ गया? अब कहेंगे सर जी ये सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन सा ऐसे जीव में होता है? तो इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का मतलब कोई एक क्यों? कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा तो लाखों करोड़ों है दुनिया में। कीड़ा मकोड़ा का अपने आप में बहुत बड़ा, जब आगे आप लोग हाइया यानी कि 9th में जाइएगा तो वहां पे आप पढ़िएगा फाइलम के बारे में, अलग अलग कीड़ा मकोड़ा का भी अलग अलग क्लास होता है, उसमें समझ में आएगा कि कितना प्रकार के दुनिया में कीड़ा मकोड़ा, उस सब का किस तरह का उसके अंदर फीचर वगैरह है। ठीक है, ये सब कीड़ा मकोड़ा का भी फीचर पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ता है। ठीक है, कि कीड़ा मकोड़ा को कौन सा वर्ग में बांटा गया है, ठीक है, उसके मैमेलिया को कौन सा वर्ग में बांटा गया, हम लोग जो आते हैं हम लोग को कौन सा वर्ग में बांटा गया, सबका एक अलग अलग, जो रेंगने वाला जीव है उसको कौन सा कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, समुद्री जीव को कौन सा, सबको एक अलग अलग कैटेगरी। तो आगे 9th क्लास में। तो सबसे पहले समझिए कि इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट के रूप में कौन सा? फ्लाई, उड़ने वाला पक्षी, ठीक है, मक्खी, तो उसका मच्छर और एंट, ये सब के अंदर में कैसी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है? ओपन होती है। इसके अंदर में नस उस नहीं होता खून बहने के लिए, खुला हुआ रहता है, ऐसा ही दौड़ता रहता है उसके शरीर में खून। बात समझ आ गया? क्रैब, उसके बाद क्रैब मतलब समझता है? केकड़ा। केकड़ा देखा होगा ना, जिसको चिमटा जिसे ना निकल रहता है, समझ आ गया? हाँ, तो केकड़ा के शरीर में भी नस नहीं होता है, कैसा खून बहता है? ऐसा ही खुला हुआ रहता है खून, सीधे पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। बात समझ आ गया? उसके बाद कॉकरोच तेलचट्टा, उसके बाद स्नेल, यहाँ पर दिख रहा होगा तो समझ ले, स्नेल मतलब होता है घोंघा। उसके बाद ऑक्टोपस जो आता है एक जीव, उसके अंदर में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बात समझ आ गया? ये सब जीव होते हैं जिसके अंदर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज मतलब कि वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो एक बंद संरचना में होता है, यानी कि एक बंद नली के टाइप का रहता है, नली, और नली के माध्यम से खून क्या हो? दौड़े उसमें। ठीक है, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में जो खून होता है, खून किसके अंदर दौड़ता है? ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता है, यानी कि नली होती है, खून की नली, उसके अंदर क्या होता है? वो दौड़ता है। डक्ट्स भी उसके मदद से दौड़ता है, डक्ट्स वगैरह, डक्ट ग्लैंड होते हैं, ऐसा भूमिका निभाता है अपना। बात समझ आ गया? इसके अंदर डक्टलेस होता है ये, और उसमें डक्ट पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर ग्लैंड वगैरह होता है, हार्मोन वगैरह ये सब मौजूद होता है। अब समझिए दूसरा कि इसके अंदर एग्जाम्पल कौन से ऐसे जीव है जिसके अंदर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है? तो सबसे पहला मानव, स्वयं सर्वोसर्वा मानव। और इस चैप्टर में हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मानव एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग में किस तरह खून का फॉर्मेशन होता है, कैसे खून कैसे दौड़ता है, क्या होता है, कहां से खून बनता है, केना होता है, एक एक बात को हम डिस्कस इसमें करने वाले। ठीक है, तो पूरा प्रॉपर ये जो चैप्टर है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर आधारित। बात समझ आ गया? समझ आ गया? तो ह्यूमन, उसके बाद फ्रॉग, स्नैक, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव, ये सब मैमल के अंदर आता है। ये सब के अंदर, जैसे इसमें कंगारू वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी जीव क्या होते हैं? सभी जीव के अंदर में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। अब अगला टॉपिक है ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको थोड़ा देर पहले बताए कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने आधार पर बटे हुए हैं, एक ओपन एक क्लोज। हम आपको बताएं ओपन हमारे जो भी ह्यूमन बीइंग है, फ्रॉग वगैरह है, मैमेलिया, इस सब में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। और इस चैप्टर में हमको खासकर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, मानव में किस तरह खून परिसंचरण करता है। ठीक है, तो वही हम आज ये टॉपिक है कि ह्यूमन ब्लड। सबसे पहले कि मानव ब्लड, मानव रक्त। ठीक है, तो उससे पहले आप जान लीजिए कि खून का हम जब अध्ययन करते हैं, ब्लड के बारे में जब पढ़ते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं।
स्टडी ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड क्या, हेमेटोलॉजी। और खून के जो भी विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ का मतलब डॉक्टर, उसको हम हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट। इसका जो भी ब्लड का जो भी इलाज वगैरह करते, जो भी डॉक्टर जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। बात समझ आ गया। और खून के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। और इससे पहले हम आपको बताए हुए थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। बताए थे, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अब समझिए कि ह्यूमन ब्लड यानी कि ब्लड क्या है, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। जो आपको हम जब लिखे थे थोड़ा देर पहले, तो वहां पर हम आपको बताए हुए थे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट क्या है, ब्लड होता है, लिखवाए हुए थे ना, ब्लड वेसल्स होता है, इसको हम हार्ट होता है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम का एक अंग है, पार्ट है, ठीक है, ऑर्गेन के रूप में हम लिखवा दिए हुए थे। समझिए अब ब्लड जो होता है, ब्लड का काम क्या है थोड़ा जान लेते हैं। ब्लड जो है ना, शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या चीज का काम करता है, हमारे शरीर में जो भी अलग अलग प्रकार के जो भी मिनरल है, मटेरियल है, जो भी सबस्ट्रांस है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, बहा के। जैसे में सबसे पहले तो खून में सबसे ज्यादा वाटर होता है, तो वाटर बहेगा हमारे शरीर में, पूरा पानी पीते हैं तो खून में मिलता है और पूरा शरीर में फैलता है। उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद हार्मोन, ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम करे, सब ब्लड के अंदर में पाया जाता है, लेकिन बहता रहता है। एमिनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। और इस सब का एक अलग अलग अपना काम है, दायित्व। हम बोल रहे थे कि इसका भी एक अपना क्या है, दायित्व है, ठीक है। दायित्व क्या है कि हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसके बाद हमारा जो खून है ना, वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसे में हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे या 9 में पढ़ना है कि टिश्यू का प्रकार, तो उसी में एक प्रकार आता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम हिंदी में संयोगी ऊतक बोलते हैं। एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। सबसे पहले टिश्यू बनता किससे है, ये बात आप लोग को पता होगा। टिश्यू किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से। सेलों के समूह से क्या चीज का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। तो हमारा जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन टिश्यू अगर जो है तो इसका मतलब इसके अंदर में सेल होगा, अलग अलग प्रकार के सेल आपस में जुड़े हैं तो टिश्यू का निर्माण कर रहा है। तो कौन कौन सा सेल है, तो ध्यान से देखिए। आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब सेल हैं जो सेल आपस में क्या होता है, कनेक्ट करके किसका निर्माण कर देता है, कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई। अब अगला है कि इन ह्यूमन बॉडी, हमारे अगला टॉपिक क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि मानव के शरीर का जितना वजन होता है ना, उस वजन का 7% क्या होना चाहिए, उसके शरीर में खून होता है। मान के किसी का वजन 100 किलो है, समझ में आ गया, तो 100 किलो जितना वजन है उसका 7%, तो 100 का 7% कितना होगा, 7 लीटर। तो किसी का वजन 100 किलो तो उसके शरीर में कितना खून होना चाहिए, 7 लीटर खून होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो कह रहा है कि कोई भी नॉर्मल आदमी है उसके शरीर में 7% उसके वजन से ब्लड होता है। जैसे में ऐसा आंकड़ा निकाला गया है कि जो एडल्ट मेल होते हैं ना, मेल मतलब पुरुष, ठीक है, पुरुष, जो भी जवान पुरुष होते हैं उसके शरीर में 6 से 7 लीटर खून होता है। और जो भी एडल्ट फीमेल होते हैं, महिला होती है, उनके शरीर में 5 से 6 लीटर खून मौजूद होता है। बात समझ आ गया, खून होता है। उसके बाद है कि जो खून का बनना क्या कहलाता है, हेमोपोएसिस कहलाता है, कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड नोन एज हेमोपोएसिस। बात समझ आ गया। तो ए एडल्ट का बात करते हैं, ADULT, कोई जवान व्यक्ति में, ठीक है, खून कहां पे बनता है, कोई जवान व्यक्ति में खून कहां पे बनता है,
तो ए एक बोन है। क्या है? बोन। जो भी बोन होते हैं मोटे, जो पैर का जो हड्डी हो गया है सबका मोटा हड्डी, उसके अंदर में क्या होता है? खोखला भाग होता है। और खोखला भाग के अंदर में गीला गीला कलर, गीला गीला रूप में, ठीक है, क्या पाया जाता है? रेड बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? रेड बोन मैरो पाया जाता है। वही रेड बोन मैरो क्या करता है? खून बनाने का काम करता है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया ये बात कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड दैट इज नोन एज हेमोपोएसिस। ठीक है, कहां पे बनता है? अब कोई पूछेगा कि कोई बच्चा होता है, वो भी बच्चा कहां? जब मां के गर्भ में होता है, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो। बात समझे? एम्ब्रियो मतलब समझ लो कि बच्चा का निर्माण उस समय हो ही रहा है। बात समझा क्या? पूरी तरह से बच्चा पेट में परिपक्व नहीं हुआ है। अगर कोई बच्चा पूरी तरह से पेट में परिपक्व हो गया है, ठीक है, जन्म लेने वाला है, तो उसको हम फीटस बोलते हैं। बात समझ में आ गया? लेकिन बच्चा का क्या हो रहा है? उसके शरीर में हाथ गोर ये सब का फॉर्मेशन हो ही रहा है, तो उस दरमियान को एम्ब्रियो बोला जाता है, भ्रूण। तो उस एम्ब्रियो में कहेगा कि सर जो बच्चा जिस समय बनना शुरू करता तो उसके अंदर तो जान तो आ जाता है। तो जान आता तो है, लेकिन उसके अंदर भी हॉट उट छोटा छोटा रहता होगा। तो खून आता कहां से? कैसे खून बनता है? तो लीवर जो होता है ना, वो उसके शरीर में क्या करता है? ब्लड बनाने का काम करता है। कौन बनाने का काम करता है? लीवर। बात समझ में आ गया? यहां तक बात क्लियर है? चलो, तो अगला हम बात करने जा रहे हैं कि ह्यूमन ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल कलर का होता है। किस कलर का होता है? लाल। लेकिन लाल क्यों होता है? ह्यूमन का जो खून होता है, मानव का खून, वो लाल क्यों होता है? तो उस मानव के जो ब्लड होते हैं, उस ब्लड में एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट मतलब समझता है? एक कलर। ठीक है, पिगमेंट मतलब यानी कि कोई भी चीज को, यानी कि जिसमें पानी है, तो पानी में हम नील का बूंद डालते तो पानी क्या हो जाता है? पूरा नीला हो जाता है। तो वही पिगमेंट, नील उसके लिए क्या हो गया? पिगमेंट। तो उसी तरह से रक्त है, तो रक्त के लिए पिगमेंट की तरह कौन काम करता है? हेमोग्लोबिन काम करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो हमारे खून को क्या रखने में मदद करता है? लाल रखने में मदद करता है। ठीक है, और उसके हेमोग्लोबिन भी बोल सकता है, हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां से समझिए, हीमो का मतलब होता है आयरन कंपाउंड, लोहा का कंपाउंड, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। बात समझ आ गया? हीमोग्लोबिन आयरन कंपाउंड और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। आयरन कंपाउंड, जो आयरन का कंपाउंड होता है वो कौन सा आयरन होता है? Fe2+। ठीक है, आयरन का भी अलग अलग प्रकार होता है। तो कौन सा आयरन है? Fe2+, जिसको हम फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस। और हेमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में रहने पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भी मात्रा मेंटेन रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा को हमारे ब्लड में कौन मैनेज करता है? हीमोग्लोबिन मैनेज करता है। ये बात भी हमको ध्यान रखना है। अब अगला बात है कि मेल में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? कोई पुरुष में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितना? 14 से 16 DL ऑफ ब्लड या GM ऑफ ब्लड। ठीक है, बात समझ में आ गया? मेल में कितना? 14 से 16। ठीक है, और फीमेल में 10 से 12। ठीक है, याद रखना है, मेल में कितनी अप्रोक्स होनी चाहिए? 14 से 16, तो अच्छा माना जाता है। उससे कम रहेगा तो गड़बड़ है। अब उसके बाद है ब्लड इज मेजर्ड बाय। अब हम जो खून को मापते हैं वो किसकी मदद से नापते हैं? हेमोसाइटोमीटर की मदद से। क्या किसकी मदद से नापते हैं? अगर जो खून को मापना है, हेमोग्लोबिन का मापने के लिए कौन सा हम यंत्र का यूज करते हैं? हेमोसाइटोमीटर का। बात समझ आ गया? बात समझ में आ गई? कोई पूछेगा कि हमारे शरीर में खून का पीएच कितना था? पीएच मतलब समझता है? पीएच ना एक स्केल है, 7 क्लास में समझना है। वो स्केल पे ना दर्शाया जाता है, बीच में 7 रहेगा, 7 का वैल्यू को माना जाता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं। 7 से कम अगर जो कोई भी वैल्यू होगा
तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसिडिक। और 7 से ज्यादा का वैल्यू को क्या बोलते हैं, बेसिक। बात सही है ना। हाँ, कि अगर जिस पीएच का वैल्यू 7 से कम रहेगा तो एसिडिक और 7 से ज्यादा रहेगा तो बेसिक कहा जाता है। तो वहीं पे हम यहाँ पे पीएच ऑफ ब्लड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 7.4 है। क्या है, 7.4। हमारे कोई पूछेगा हमारे खून का पीएच वैल्यू कितना है, 7.4 है। 7.4 है तो क्या हो गया, बेसिक प्लस अल्केलाइन। ठीक है, यानी कि ए ठीक ठाक माना जाता है। ठीक है, ना ज्यादा एसिडिक, एसिडिक तो है ही नहीं है, ज्यादा बेसिक भी नहीं है, नॉर्मल है 7.4 नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा बेसिक भी नहीं है। ठीक है, पीएच जो है ना, पीएच को कौन रेगुलेट करता है, प्लाज्मा रेगुलेट करता है। ठीक है, इस पीएच के वैल्यू को मेंटेन करके कौन रखता है, खून के पीएच के वैल्यू को कौन मेंटेन करके रखता है, प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है, वाटरी होता है, लिक्विड सबस्टांस होता है हमारे खून का 55% हिस्सा। ठीक है, तो उसको बराबर मेंटेन करने का कौन काम करता है, प्लाज्मा करता है। बात समझ आ गया। ठीक है, उस पीएच वैल्यू को बना के रखने का काम, मेंटेन रखने का काम, बैलेंस करने का प्लाज्मा करता है। कोई पूछेगा कि ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक फैक्ट है, कुछ फैक्ट है, इसको जान लो। ठीक है, कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, व्हाइट होता है। व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि हीमोलिम्फ पिगमेंट उसके ब्लड में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ पिगमेंट पाया जाता है। इसके लिए कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, व्हाइट होता है। और ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है, ब्लू होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ब्लड में हीमोसाइनिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट पाया जाता है। जो हीमोसाइनिन एक कौन सा धातु से बना हुआ, कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट का नाम सुना है। तो एक कोबाल्ट से क्या हुआ, कोबाल्ट धातु से बना है। इसीलिए ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है कैसा होता है, नीला होता है, और कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, व्हाइट होता है। ये बात यहां तक समझ में आ गया। कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको हम समझाते हैं, रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से समझिए। अब ब्लड की शुद्धता को बताएंगे। ठीक है, प्यूरिटी, इम्प्योर ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड क्या होता है, बात समझ आ गया। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ब्लड, रक्त। हम यहाँ पे रक्त को 2 भागों में बांटते हैं। किस आधार पे, उसकी, ठीक है, उसके प्यूरिटी के आधार पर। ठीक है, शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर। तो 2 भाग में, तो एक तरफ हो जाएगा प्योर ब्लड और दूसरे तरफ हो जाएगा इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे शुद्ध रक्त और इसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। बात समझ में आ गया। तो ध्यान से देखिए, जब ब्लड में O2 की मात्रा ज्यादा और CO2 की मात्रा कम होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा कैसी ब्लड है, प्योर ब्लड। O2 की मात्रा ज्यादा और CO2 की मात्रा कम होती है तो कैसी ब्लड होती है, प्योर ब्लड। और ये ब्लड देखने में कैसा लगता है, रेड कलर का। कैसा लगता है, पूरा एकदम लाल दिखेगा। जब O2 की मात्रा ज्यादा रहेगा, CO2 की मात्रा कम रहेगा, तो कैसा दिखेगा, खून पूरा रेड कलर का दिखेगा। बात समझ आ गया। और जब O2 की मात्रा ज्यादा होगा तो कैसा, प्योर ब्लड कहलाएगा। बात समझ में आ गया। जब ब्लड में
CO2 की मात्रा ज्यादा, CO2 मतलब समझ रहे ना, कार्बन डाइऑक्साइड, बात समझ आ गया, और O2 की मात्रा क्या हो, कम हो, यानी कि जब खून में CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, तब वो ब्लड कैसा दिखता है, ब्लैक कलर का दिखेगा, ब्लैक, ब्लैक में भी डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक लिखो, डार्क, डार्क ब्लैक, एकदम गाढ़ा काला दिखे, या सिंपल ब्लैक भी दिख सकता है, लेकिन नीला भी दिखता है थोड़ा, डार्क ब्लैक में भी ब्लू भी कलर, हल्का हल्का ब्लू भी, ठीक है, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं कि जब O2 की मात्रा, CO2 की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ऐसे खून को हम कौन सा खून, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और CO2 की मात्रा कम होती है, वैसे ब्लड को हम कौन सा ब्लड बोलते हैं, प्योर ब्लड बोलते हैं। ये ब्लड कैसी दिखती है, रेड कलर की दिखती है। ये ब्लड कैसी दिखेगी, डार्क ब्लैक या डार्क ब्लू भी दिखता है, ठीक है। जब कोई ब्लू कलर एकदम गाढ़ा हो जाएगा ना, तो काला और ब्लू में अंतर न के बराबर बच जाता है। जब कोई ब्लू कलर एकदम ज्यादा गाढ़ा ब्लू हो जाएगा, तो वो भी तो ब्लैक ही लगने लगता है, लगने लगता है ना, हाँ, तो उसी तरह का हमको देखने को मिलता है। बात समझ आ गया। तो आज की क्लास इतना ही था, अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दिखाइएगा, कोई भी डाउट अगर जो हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और इतना ही आज के लिए, कुछ खास क्या बोले हैं, लंबा भी गया आज का क्लास, ठीक है। तो बड़े को प्यार कीजिए, बड़े को सम्मान कीजिए, छोटे को प्यार कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और आप लोग से भी अनुरोध है कि क्लास में आलस मत लाइए, ठीक है, एनर्जेटिक रहिए और एनर्जेटिक पढ़िए, क्योंकि तुम लोग को हम देख के हम भी अलसी आ जाएंगे ना, इसीलिए, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए।